बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया भर से जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सब के लिए हम वेलकम करते हैं कि आप हमारे इस पेज पर इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे हम सफ़र कलीग जो कि मेरे इलाके से ही ताल्लुक़ रखते हैं बट अल्ताफ़ है, और मैं हूं आपका मेज़बान रईस जमील। आपने टाइटल पे पढ़ा ही होगा कि अनइवन वेदर कंडीशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर in 2024 and 2025. This title is known to you and everybody knows about it, but we want to talk something that everyone likes it, because the weather condition as mentioned in Quran and already science and technology. I want to change my language in terms of Urdu that every viewer of us will understand. तो मैं आपसे यही बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वेदर कंडीशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इस्लाम यानी कुरान पाक के मुताबिक हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ये मई है यानी जो मैं बारिश बरसाता हूँ, इससे जो ये ज़मीन में नबातात है यानी हमारे जो बॉटनिकल, जिसको मैं वेजिटेरियन किंगडम बताता हूँ, तो वेजिटेरियन किंगडम के अंदर जो इसमें जान आ जाती है, तो ये वेदर कंडीशंस के मुताबिक होती है। और जम्मू कश्मीर तो आप जानते होंगे, जिसको काफ़ी सारे लोग ब्यूटी की क्वीन कहते हैं, और हैं भी। नॉर्थ कश्मीर या नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर ही माना जाता है। तो ये खूबसूरत क्यों है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि कश्मीर खूबसूरत इसलिए है कि यहाँ की ये जो बर्फबारी होती है, इसमें जो यहाँ के बर्फीले हमारे नबातात है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, तो इनमें जान आ जाती है, इनमें खूबसूरती आती है। जो हमारे फूल है, हमारे मेवे हैं, तो इसमें इस साल जो हमें देखने को मिला, वेदर कंडीशंस की जो हालत है आप खुद भी जानते हैं और देखा भी होगा कि बर्फबारी नहीं हुई, जीरो की बराबर हुई। जब भी हमें लगा, आज सुबह भी हमें जब नमाज को निकले सुबह 6 साढ़े 6 बजे, तो बर्फबारी होने का इम्कान था और बहुत अच्छी तरह लग रहा था कि बर्फ होने वाली है। लेकिन उसका जो हमने बाद में देखा, नमाज के बाद जब बाहर निकले तो बिल्कुल बर्फबारी बंद हो चुकी थी। तो ये बदकिस्मती है या हमारी कुछ गलतियां हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग में साथ दे रहे हैं, ग्लोबल वार्म होता जा रहा है और बर्फ जो हमारी ये नियामत थी ये कम होती जा रही है। तो मेरे साथ मेरे अल्ताफ साहब है। ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त अल्ताफ साहब आप देख रहे होंगे कि पिछली बार कहीं जो हमारी वेदर डिपार्टमेंट है उनका जो प्रिडिक्शंस मिलती हैं, लेकिन हमारे इलाके में डोलाब जो है, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा होने को देखता होना तय है कि जो हमारी वादी है ये खूबसूरत वादी है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसे अव्वल दर्जा दिया है। लेकिन इस साल बर्फबारी नहीं हुई, क्या वजह है? क्या लग रहा है आपको कि क्यों ये बर्फबारी नहीं हो रही है? बिल्कुल, जो आपने बात की थी, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी दी जाती है कि बहुत हैवी बर्फबारी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और होती भी थी। अगर हम 2024 की बात करें तो एंडिंग जो हमारा दिसंबर नवंबर चल रहा था, उसमें भी जो है महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होने जा रही है। लेकिन जब हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर जिले कुपवारा के मुख्तलिफ, जिसमें मत्सल, करना, केरन, जमगंड और बहुत सारे वो पहाड़ी इलाके यानी बलाई इलाके, तो हमने जब बर्फबारी का नजारा देखा, हम इस वक्त कलारुस इलाके में मौजूद है। आप यहाँ से विजुअल्स में देखते भी होंगे कि ये जटगली है, जो आप डायरेक्ट इस वक्त कैमरा, जहां आप कैमरा में देख सकते हैं कि ये जटगली इलाका है। लेकिन पहले जैसे मत्सल में बर्फबारी होती थी, हमारे जिले कुपवारा के अंदर करना, केरन या मत्सल सबसे बलाई इलाके है, इनमें ज्यादा बर्फबारी होती थी। तकरीबन अगर आज जो बर्फबारी हुई यानी कि इस जनवरी फरवरी में, आज के टाइम में 3 या 4 फुट बर्फबारी मत्सल में हो रही थी। लेकिन सिर्फ
हमने जब देखा, जब ग्राउंड जीरो से हमारे पास रिपोर्ट्स आए, 10 इंची, 8 इंची, 6 इंची से ज्यादा या 1 फुट से ज्यादा कभी इस साल में, या हमारे जो 2024 जो दिसंबर था, नवंबर था, उसमें भी यही कुछ हमें देखने को मिला, या 1 फुट बर्फ, या 8 इंची, या 6 इंची, या 4 इंची। लेकिन हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो माना जाता था बर्फ के हिसाब से, यानी कि जब ही बर्फबारी होती थी हमारे जम्मू कश्मीर में, तो अलग ही एक नजारा देखने को मिलता था। और हर सतह पर, चाहे वो हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे यहाँ के रहने वाले लोगों की बात करें, चाहे हमारे पानी के जो वसाइल है, जो हमारे जंगलात है, जब भी यहाँ बर्फबारी होती तो हमारे जंगलात भी, उनमें भी जान आ जाती थी। लोगों में भी ये परेशानी नहीं रहती। कल जब यहाँ पे धूप होगी, जब हमारा यहाँ जो है, या जैसे कि मार्च अप्रैल आता है, उसमें पानी की किल्लत हो जाती है। पहाड़ों से जब बर्फ खत्म हो जाता है तो नीचे जो इलाके रहते हैं उनमें जो जमीन होता है, किसानों का जो जमीन होता है, उसमें फिर हमें पानी की बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे कि आपने पहले साल देखा होगा, लोलाब में जो हमारा धान का फसल था पूरा जला हुआ था, और पानी की एक एक बूंद के लिए वहां के लोग तरस रहे थे। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ कश्मीर को ये बर्फ के हिसाब से माना जाता था, जिस तरीके से बर्फबारी होती थी। लेकिन 2024 की बात करें, एंडिंग नवंबर या दिसंबर में सिर्फ 6 इंची या 4 इंची बर्फबारी हुई। आज के इस जनवरी में तो आपने देखा, कल से जो महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हैवी स्नोफॉल होने वाला है। लेकिन इस वक्त आप विजुअल में देख भी रहे होंगे कि कलारुस के अंदर सिर्फ मुझे लगता है कि हल्की सी थोड़ा बर्फबारी हुई, लेकिन जो जब इस वक्त का टाइम आया तो वो बर्फबारी बिल्कुल खत्म है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा हल्का बर्फबारी हुई, वो भी अब जब ही धूप निकलती, हल्की धूप, तो वो भी खत्म हो जाती। लेकिन इस साल जिस पे हम बात कर रहे थे रईस जमील साहब और मैं, कि इस साल में या 2024 के नवंबर दिसंबर महीने में बहुत ही कम बर्फबारी हुई। तो इससे हमारे किसानों पर क्या असरात पड़ेंगे अगर फिर से बर्फबारी नहीं होगी? पानी के वसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। इससे किसानों पर क्या क्या असरात पड़ेंगे, इस हवाले से हम रईस जमील साहब, जो हमारे एक सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, इलाके कलारुस के रहने वाले, इसी से हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जब भी यहाँ बर्फबारी और बारिशें कम होंगी तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके हैं या मैदानी इलाके में, तो किसानों को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, इस हवाले से हम इससे भी जानने की कोशिश करें। रईस साहब, जिस तरीके से आज आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हमने चाहा कि हम इलाके कलारों से दोनों ताल्लुक रखते हैं, कि आपको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं कि जब ही यहाँ पर बर्फबारी कम हो जाती है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बर्फबारी से ही जम्मू कश्मीर माना जाता है, और खूबसूरती के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से। लेकिन जब बर्फबारी और बारिशें नहीं होती तो आने वाले जो हमारे किसानों के लिए जो अब टाइम है, उनके लिए क्या परेशानी होंगी? शुक्रिया। चूंकि हम देखते आ रहे हैं कि परेशानी तो बहुत सारी आएंगी, परेशानियों की तो आप बात नहीं करें कि कितनी सारी आने वाली हैं। हमने हाल ही में देखा अमेरिका के अंदर क्या हुआ, वहां भी ड्राई हुआ था। जब जंगलात ड्राई हो जाते हैं तो उसका असर डायरेक्टली किन मतलब हमारे जो असबाब होते हैं, हमारे पास जो वसाइल होते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो जंगलात है, तभी ये हमें हवा मुहैया करेंगे, ताज़ा हवा जो हम पीते हैं, या हमें फसलें मुहैया करेंगे, या हमारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस जंगलात के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब बर्फ नहीं होगा, जो उनको कल ही हमारे एक साथी बता रहे थे कि जो कायरू है जंगलों में, तो उनमें कुछ ऐसी बीमारियां फैल गई है, ऐसी बीमारी आ चुकी है, तो उनके ऊपर वो जो लीव्स होते हैं, क्योंकि इनमें नीडल जैसी लीव्स होती हैं, तो होती हैं लीव्स ही उसको मानेंगे हम, क्योंकि वही ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो उनमें जब बीमारियां शुरू हो गई है और उनके अंदर ये जो ड्राईपन आ जाता है, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो छोटी सी चिंगारी भी उससे मौत के घाट उतार सकते हैं, कि बड़े बड़े जंगलात जल सकते हैं। और जब हमारे जंगलात जल गए तो हमारी जो ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती थी, जिसके दम पर हम टूरिस्ट्स को बुलाते थे कि हमारे यहाँ पर जून जुलाई में, जबकि 50 डिग्रीज रेस्ट ऑफ द इंडिया में होती हैं, और हमारे कश्मीर के अंदर उस वक्त 30 बिलो होता था टेम्परेचर, और 25 इसके दरमियान रहता था। लेकिन इस साल जो अलार्म है, जब हमारे पास बारिशा नहीं है, हमारे पास बर्फ नहीं है, तो इसमें लग रहा है कि तापमान बढ़ सकता है, और उसमें सभी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आने वाले जो हमारा साल चल रहा है, अब यहाँ पे जो जिस तरीके से मार्च अप्रैल शुरू होने वाला है, तो आपको लगता है कि किसानों को क्या क्या दिक्कतें होंगी? सबसे पहले जात या फसला जात जो हमारे पास रहते हैं, पिछले साल भी हमने देखा कि जो हमारे सेब हैं
क्योंकि हमारे शोपियन के अंदर भी आपने देखा होगा, तो उसमें जो रस है कम होता जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जब उसमें सप्लाई नहीं होगी, वाटर जो रिसोर्सेज है वो जो सप्लाई नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसमें जो मिठास है, उसमें जो रस है वो कम हो जाएगा। और जो फसलें हैं, हमने लोलाब के अंदर देखा था, जो वादी लोल आब, ये पानी जो हम फारसी लफ्ज है आब, तो ये पानियों का सरचश्मा था, पानी ही यहां से बहती थी। तो उस पानी में पिछले साल हमें कमी महसूस हुई, और फिर भी पिछले साल बर्फबारी हुई थी। तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फरवरी के मौसम यानी महीने में, या आने वाले जो मार्च है, उसमें अगर होगा भी बर्फ, माइट बी कि हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ यानी कि करेंगे। जो चले कलान का असरात थे, अपने असरात, हाँ, जैसे कोहरा लगता था, बिल्कुल जैसे आज अगर बर्फबारी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि 24 घंटे या 6 घंटे के अंदर ही वो खत्म हो जाएगी। वो लेकिन आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी होगी तो उतना मकसद नहीं होगा उसमें, यानी किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको बिल्कुल लगता है? किसानों के लिए तो इसमें बहुत ही चुनौती है, और बहुत ही कठिन वक्त आ रहा है कि जब हमारे पास अगर इससे पहले आज चले कलान के अंदर, चले कलान तो कल ही खत्म हो चुका है, तो अगर उसमें बर्फ होता तो वो जम जाता, जंगलों में जम जाता, तब हमें वो ज्यादा देर तक रुकता, क्योंकि हमने साधना टॉप देखा, या हमारी जो ये जडगली वगैरह है, तो इसमें जब बर्फ है ही नहीं इस वक्त, तो आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी हो जाएगी तो वो जल्दी पिघल जाएगी। जब वो जल्दी पिघल जाएगी तो वो उस वक्त जब हमें पानी की जरूरत होती है, जब फसलें पक जाती हैं, तो उस वक्त पानी की जरूरत होती है, उस वक्त पानी बहुत कम मिलेगा। यानी कि जमींदार किसानों, मेवेजात जो हमारे बागात है, एक खतरे की घंटी भी है। अगर बारिश नहीं होगी, अगर बर्फबारी फिर से नहीं होगी, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में किसानों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल भी खड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें हम पैगाम देना चाहेंगे हमारे जो बजट इस वक्त चीजों से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज्यादातर आप बालाई इलाके, यहाँ हमारे कलारुस के अंदर है, अगर हम मूरी की बात करें, यहाँ सरकुली की बात करें, यहाँ पर किसानों के पास वो आबी जमीन नहीं है, यहाँ सिर्फ खुश्की जमीन है। खुश्की जमीन में जब पानी ही खत्म हुआ तो उनमें जो मक्की होता है, राजमान होता है, बाकी दाल जैसी ऐसे ऐसे फसलें होती है वो खत्म हो जाती हैं, अखरोट जैसे दरख्त है, क्योंकि कलारुस के अंदर आबी जमीन के वसाइल बहुत कम है। तो आने वाले वक्त में उनके लिए क्या आपकी तरफ से पैगाम होगा कि उनको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से अपने फसला जात को उगाना चाहिए? फसलें तो वो उगाएंगे ही, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस, हम तो फार्मिंग के साथ ज्यादा ताल्लुक तो नहीं रखते हैं, क्योंकि पढ़ने के सिलसिले में हमारी जिंदगी गुजर गई है। किताबें पढ़ी है बहुत, इसी बॉटनिकल वगैरह की किताबें तो पढ़ी है, लेकिन पहले किताबों से जमाने समझ में नहीं आता। हार्वेस्ट टैंक्स बनाई जाती थी। महकमे रूट डेवलपमेंट के ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक सेटअप लिया था कि जो भी हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं उनमें एक हार्वेस्ट टैंक बनाई जाती थी, जैसे कि 15x12 या 14x12 या 30x15। तो हार्वेस्ट टैंक में जब भी बारिश होती थी उसमें पानी जमा रहता था, उस पानी को फिर उस जमींदारों के लिए एक यूज किया जाता था, ताकि उनमें जो फसलें होती थी, जैसे कि मक्की या और भी कोई फसल हम हमारे यहाँ पे काश्त करते, उन फसलों में वो पानी हमें जरूरत पड़ती थी। क्या आने वाले वक्त में रूरल डेवलपमेंट को इसके लिए कोई सेटअप उठाना चाहिए कि जिस तरीके से आज वार्निंग हमें मिल रही है कि पानी की कमी हो जाएगी आने वाले वक्त में? सब कुछ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के पास पानी भी है सब कुछ, लेकिन हमारा जो एक अंदाजा, एक तजुर्बा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बर्फबारी नहीं हुई चले कलाम के दौरान, तो इसमें हमें लगता है कि आने वाले साल में, यानी कि जो साल चल रहा है किसानों का साल, यानी जमींदारी का जो मामला आएगा, तो उसमें पानी की किल्लत हो जाएगी। अब रूरल डेवलपमेंट को कोई ऐसा सेटअप लेना चाहिए कि ताकि हार्वेस्ट टैंक बनाए जाए, ताकि डेवलपमेंट हो जाए कल उनके जो फसल जाते। बिल्कुल हमारे जो डेवलपमेंट, क्योंकि अथॉरिटी हमारे डीसी मेंबरान है या डीसी साहिबान है, उन्हें इस बात की तरफ आज ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो ध्यान दे देंगे तो आने वाले वक्त में हमारे इलाकों में या पूरे कश्मीर के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि इन टैंक्स को बनाया जाए, और जो भी और इक़दाम है, क्योंकि इनके पास एक रिसर्च होती है, इनके पास रद्द अमल होता है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो इस पर काम करेंगे। और हमारे पास वक्त भी कम है, थोड़ा सा इसको समेटते हैं, और अपने व्यूअर्स से भी हम राय मांगते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और आपकी राय हुकाम तक भी पहुंचेगी, और बाकी लोगों के पास भी ये सर्कुलेट जब इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, तो ये नॉलेज पावर बनकर दूसरे लोगों के दिमागों में जाएगा, और वो इस पर आज से ही तैयार हो जाएंगे। जब पहले से तैयारी होगी तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त खुशगवार होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि इलाके कलारूस को कलारूस के नाम से क्यों जाना जाता है? आखिर बहुत सारे लोग हमें लिखते भी है कि कलारूस का नाम क्यों पड़ा है। आखिर कलारूस यानी कि इसमें कुछ मतलब ऐसा है कि रूस का नाम बीच में आता है। तो इस हवाले से भी रईस जमील साहब बता दीजिएगा थोड़ा, ताकि व्यूअर जो हमारे हैं ये इस पे कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे कि क्या जो आप जवाब बताएंगे या हम सवाल करेंगे इस हवाले से उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। देखिए, ये एक अलग टॉपिक है। फिलहाल इसमें एक अच्छा मतलब गैप होनी चाहिए, तो उसमें हम थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मैंने हमारी जो हायर सेकेंडरी कलारूस हैं 2009 के अंदर एक मैगजीन छपा कलारूस के अंदर। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है छपा, वो पहला मैगजीन था, उसका नाम था द कलारूस। उसमें हमने भी लिखा है और काफी सारे लोगों ने लिखा था। तो उसमें हमारे नजदीक यहाँ इसी इलाके का रहने वाला है हिस्ट्री सर हमारे मोहम्मद शफी साहब, शफी शाह, शफी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था। तो उस आर्टिकल के अंदर उसने इसकी बात की थी। उनका मानना है उस किताब में आप देखेंगे, मुझे इस पेज नंबर इस वक्त याद नहीं क्योंकि अचानक आ गया, वरना मैं पेज नंबर भी बता देता। फिर भी द कलारूस के अंदर है वो मैगजीन, काफी सारे लोग कलारूस मैगजीन, उसमें ये लिखा हुआ है उसने जिक्र कलारूस को क्यों कलारूस कहा जा रहा है। उसने यूं लिखा है कि किसी जमाने में इस पूरे इलाके का एक बादशाह था, यानी या राजा था, उसका नाम लालू था। तो लालू जो राजा था उसके दौर में इस इलाके यानी जो कलारूस है ये झाड़ियों का मतलब इलाका माना जाता है। यहाँ पर झाड़ियां थी, बस्ती ज्यादा नहीं थी। तो उसके फौज को डर था कि कहीं रूसी फौज हमें हमला ना करे। ये उस किताब में लिखा हुआ है, कहीं रूसी फौज हमें हमला ना करे। तो उसने अपने फौजियों के बचाव के लिए इस इलाके को चुना था, यानी किला रूस। किला होता है जहां पर, जैसे हम लाल किला देखते हैं या बहुत सारे किले हैं पुराने बादशाहों की दलीलों में आपको मिलेगा ही कि उन्होंने किले बनाए थे। तो उन किलों का क्या मकसद होता था कि वो अपने फौज की या अपने लोगों की हिफाजत करते थे उसमें। तो इन्होंने इस कलारूस को चुना था कि ये झाड़ियों का इलाका था, वादी है, इसके इर्द गिर्द पहाड़ियां हैं। तो इसके अंदर वो अपने फौजियों को रखता था ताकि वो हिफाजत से रहे। और उसी के मुताबिक आता है कि लालू के नाम पर लोला पड़ा है। इसे लालू ने एक लालपोरा में एक चश्मा बनाया है, उस चश्मे का नाम लालू आब है, यानी लालू का पानी, लालू का चश्मा। तो उस पर लालू आब, ये उस किताब में लिखा हो, मैं उसी किताब के हवाले से बात कर रहा हूं, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो और भी बातें हैं, कुछ लोग किला रूस कहते हैं, किस कहते हैं कि ये रूस का रास्ता है। तो ऐसा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पक्की, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार बात की थी कि जो हमारी जो गुफा है यहाँ से एक लिस्टाल गुफा, तो उसमें इतना लंबा मैंने रास्ता देखा नहीं कि, और टोपोग्राफी के मुताबिक भी अगर देखा जाए रूस कहाँ है और कलारूस कहाँ है, तो वहां पर भी हमें दिमाग मानता नहीं है कि रूस का रास्ता यहां से हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि काफी सारे लोगों का अकीदा है कि वहां से रास्ता है, तो मैं उनके दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि उस किताब के अंदर शफ साहब ने अच्छी तरह से एलाबरेट किया हुआ है कि किला रूस लालू जो राजा था उसने इसको अपने फौज के लिए रखा था, इसलिए उसको किला रूस कहते थे। होप द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रईस जमील साहब, जिसको आप तो खूब जानते होंगे, इलाके कलारूस से ही ताल्लुक रखने वाले हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि सहाफत से ताल्लुक रखते हैं और एक एक्सपर्ट भी माना जाता है। और अगर हम दीनी एतबार से भी बात करें तो दीनी एतबार से भी काफी कुछ जानने वाले हैं। लेकिन आपको आज हमने इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, आपका टाइम लिया, क्योंकि वेदर के हवाले से हम बात कर रहे थे। जिस तरीके से पहले हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती थी, इस साल या 2024 के आखिरी महीने में नवंबर दिसंबर में वो हमें देखने को नहीं मिला। इससे हमें पता चलता है कि आने वाले साल में अब जमींदार के लिए यानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें पानी के वसाइल के लिए क्या करना होगा, जमींदारों को किस हिसाब से चलना होगा, वो महकमे एग्रीकल्चर जो ऑफिसर्स है उनसे भी मशवरा ले, और महकमे रूरल डेवलपमेंट से भी हमारी अपील रहेगी आने वाले साल में जो बजट होगा मार्च में, उसमें हार्वेस्ट टैंकों को ज्यादातर बनाया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में हार्वेस्ट टैंकों की अहम जरूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ अगर हम कलारूस इलाके की बात करें, मूरी इलाके की मैंने बात की, नागसरी की बात की, नरीकुट की बात की, लदा इलाके की बात करी, आपको खुद होगा पता और आप जानते होंगे इस इलाके को। इस इलाके में आबी जमीन के वसाइल कम तो नहीं बल्कि है ही नहीं है आबी वसाइल, यानी कि जो हमारा जो जमीन रहता है आबी जमीन, वो तो कलारूस के अंदर बहुत ही कम। अगर हम सरकुली इलाके की बात करें तो वहां पर भी सेम ऐसे ही पोजीशन। तो कलारूस के अंदर
और हमारे इस लोलाब वैली में पानी की किल्लत जो है ज्यादा होती है। जब भी यहाँ पर जो है बर्फबारी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो बहुत सारे मुश्किलात किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, हम सब के लिए पैदा हो जाएंगे। इसके लिए आपको भी अब सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से हम अपने जमीन को पानी मुहैया करेंगे, किस तरीके से हम कौन कौन से फसलें अपने जमीन में जो है काश्त करेंगे जिससे हमें फायदा मिल सकता है। ये हमारे साथ थे रईस जमील साहब, जिनको आप जानते हैं। दीजिए इजाजत, वक्त अल्ताफ को खुदा।